सहर और इफ्तार में क्या रूटीन होनी चाहिए? रोटियां खाना छोड़ दें। अब ग्लूटेन गंदम की रोटी हजम नहीं होती है, बल्कि थोड़ी देर के लिए आपने ग्रेन फ्री हो जाना है। ऐसे खाएं जैसे आप डायबिटीज के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं और दिमाग के मरीज हैं, ताकि आप कभी बन ना जाएं। कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा स्टमक जो है ना वो हेल्दी है? आपका सिलेक्शन ऑफ फूड आइटम्स क्या है फॉर योर डेली रूटीन, तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज करती है। हम यहाँ पे कैसा सोचते हैं कि नीचे हमारी आंतों का बैक्टीरिया डिसाइड करता है। क्लस्टर ऑफ डिजीजेस जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही अगेंस्ट हो जाता है कि अपने आप को ही मारो, वो शुरू ही लीकी गट की वजह से होता है। हम लोगों को पता ही नहीं है कि अगर डेली बेसिस पे हम वॉशरूम नहीं जा रहे तो ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे लिए। आपकी बॉडी में, आपके स्ट्रेस हार्मोन सिस्टम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उठने के बाद 4-5-6 घंटे यू डोंट नीड टू ईट एनीथिंग। बेली फैटी हो रहा है ना, कोई मसला नहीं है, वो शायद एज फैक्टर है। बहुत ज्यादा प्यास लगना, आपके पास भूख लगने से मूड बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, अगेन गर्दन के पीछे स्याहियां होना, आपकी आर्मपिट्स में स्याहियां होना, आपका पेट और आपका तोंद निकले होना, हाथों पैरों में आपके पास सुइयां चुभना, ये सारी निशानी है कि आपको जो है वो प्री डायबिटीज हो रहा है। कि डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है हमारा 30 के बाद। हम आहिस्ता 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 बैक गियर लगा रहे होते हैं। एवरीबडी हु हैज क्रॉस 35, आप डिनर 5-6 बजे कर लें और इस बात पे हंसना छोड़ दें कि 5-6 बजे डिनर होता है। मत हंसें, 5-6 बजे ही डिनर होता है। डॉक्टर सहर चावला से आज की पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि 30s के बाद आप अपने आप को यंग कैसे रख सकते हैं। खुदा ना खास्ता आप कहीं प्री डायबिटिक तो नहीं है। ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से आप ये जान सकते हैं कि क्या आप प्री डायबिटिक हैं। रमजान में आप ऐसा क्या लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे कि जिसकी वजह से आप पतले भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। लिकोरिया से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। डिफरेंट फीमेल हार्मोनल इश्यूज को आप कैसे डील करेंगे, ये सब हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। तो इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर सहर चावला। आज हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सहर और इफ्तार में क्या रूटीन होनी चाहिए। देखिए जी, जो सबसे पहले लोगों की चीज़ मॉडुलेट और रेगुलेट होगी ना रमज़ान में, अनफॉर्चुनेटली जो कि एक नॉर्मेलिटी होनी चाहिए और हमारे पास रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, वो ये कि कम से कम सुबह जल्दी उठ के अपना दिन तो स्टार्ट करना शुरू करेंगे और ऑफकोर्स फिर रात को जल्दी तो सोएंगे। आपकी बॉडी का सारा बायोमेडिकल इक्विलिब्रियम ख़राब ही तब होता है जब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ख़राब होता है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडीज़ के अंदर एक क्लॉक रखा हुआ है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको मेडिकल टर्म में सर्केडियन रिदम कहा जाता है। हमारे ये जो बॉडी के अंदर का रिदम है, यानी मेरे सारे फंक्शंस उसी क्लॉक से रन होते हैं, जिस क्लॉक से अल्लाह ताला का बनाया हुआ सूरज बाहर निकलता है और उसके बाद वो गरूब होता है। जब हम इस क्लॉक की सिंक्रोनाइजेशन अल्लाह ताला वाले क्लॉक के अगेंस्ट लेके जाते हैं, जो हमारे यहाँ पे एक बड़ी कॉमन और बड़ी कूल प्रैक्टिस कंसिडर की जाती है, रातों को जागना, सुबह लेट उठना, तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। आपकी डाइजेशन खराब होना शुरू होती है, आपकी मेमोरी खराब होना शुरू होती है, आपकी इम्यूनिटी खराब होना शुरू होती है, आपकी बॉडी में सख्त स्ट्रेस बर्दाश्त करने की, स्ट्रेस रेगुलेशन आपकी ख़राब होना शुरू होती है, आपकी ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन स्टार्ट हो जाती है, आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो सारे प्रॉब्लम जिस चीज़ से स्टार्ट होते हैं ना, ये जो एक डॉक्टर्स कह देते हैं आपको कि जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, और आप इसको एक बड़ी वेग और एक बड़ी कैजुअल सी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। ये इतनी वेग और कैजुअल है नहीं, आपकी बॉडी के सारे प्रोसेसेस इससे रेगुलेट होना शुरू होते हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज़ तो आपके पास ये होगी। दूसरी जो बहुत बेहतरीन चीज़ होगी, लोगों को थोड़ा कम चरने की आदत हो जाएगी। स्नैकिंग, जो आपके पास बेसिस, देखें आप जब कोई खाना खाते हैं ना, आपकी बॉडी से उसको कंप्लीटली, आपके सिस्टम से निकलने में उसको कंप्लीटली 36 से ऊपर घंटे लगते हैं। अब सोचें कि हम दिन में 36 से भी ज़्यादा बार खाते हैं, स्पेशली हम जो स्नैकिंग करते हैं। क्या हम अपनी गट को रेस्ट दे रहे हैं? क्या उसको आराम करने का टाइम दे रहे हैं? और स्नैकिंग की वजह से ब्लड शुगर, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें तो अलग। एक जो बहुत अनवांटेड सौगात हमें मिली है वो है डिस्बायोसिस, यानी हमारी गट का बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो गया है। डिस्बायोसिस का मतलब है आपकी गट में गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों होता है, यानी हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया जो है वो गुड बैक्टीरिया से ज़्यादा हो गया है। क्योंकि जब आप अननेसेसरी खाते जाते हैं और बॉडी को स्वीट ट्रीट्स देते जाते हैं, अनवांटेड एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लेते जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन आंतों के बैक्टीरिया नहीं करनी होती है। जब आप बैड कार्ब लेते हैं तो आप बैड बैक्टीरिया की ही जर्मिनेशन करते हैं, उसी ने जन्म देना होता है उसको फर्मेंट करने के लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा स्लोगन है ये, गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। सारी बीमारियां निकलती ही आपके गट से हैं। इवन के मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि मिसडायग्नोज्ड केसेस है डिप्रेशन के, ठीक है, असल में उनका गट खराब होता है, गट हील करते हैं, सालों की एंटी डिप्रेसेंट्स छूट जाती हैं। और तीसरी
तीसरी चीज़ जो ऑफ कोर्स आपको इससे मिलेगी, दैट आर द स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ कोर्स। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये जैसे आपने कहा ना गट स्ट्रांग तो मैं स्ट्रांग, आपका स्लोगन भी है। अभी तक भी ना हमारी ऑडियंस को गट का सही मतलब समझ में नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं है गट क्या होती है। तो मुझे जरा आप बहुत आसान लफ्जों में समझा दें ये गट होती क्या है। सारा ही हमारा खाने का सिस्टम, हमारी ओरल कैविटी से लेके जहाँ से हमारा खाना डाइजेस्ट होना शुरू होता है, उसके बाद हमारी फूड पाइप, हमारा स्टमक, हमारा उसके बाद पेंक्रियाज आ जाता है जो कि हाजमे के एंजाइम सिक्रीट करता है। पेंक्रियाज ग्लैंड होता है, छोटी आंत के ऊपर लोकेटेड होता है। उसके बाद हमारी छोटी आंत आ जाती है, हमारी बड़ी आंत आ जाती है, सारा हमारा गट है। अक्सर आप वाकई सही कह रही हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी गट मेरा ठीक है, मेरा स्टमक खराब है। गट लोग आंतों को समझते हैं, इंटेस्टाइन को समझते हैं, तो ये सारे का सारा सिस्टम आपका गट है। इनफैक्ट आपकी बॉडी में 3 नर्वस सिस्टम लोकेटेड है, ठीक है। एक आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो आपका फाइट और फ्लाइट सिस्टम है, एक आपका ईजी सिस्टम है, रेस्ट और डाइजेस्ट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, और जो तीसरा है आपका वो आपका गट है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम है। हम यहाँ पे कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कितना क्लियरली सोचते हैं, ये नीचे हमारी आंतों का बैक्टीरिया डिसाइड करता है। आपका जो सेरोटोनिन है, आपका मूड रेगुलेशन हार्मोन है, आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, आपका स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करता है, आपकी हंगर रेगुलेट करता है। 90% सेरोटोनिन आपके गट में बनता है, 70% इम्यूनिटी आपके गट से आती है। तो अगर आप अपनी आंतों के बैक्टीरिया का ख्याल नहीं रखते, स्टमक के एसिड का ख्याल नहीं रखते जो एज के साथ वैसे ही कम होना शुरू हो जाता है, आप इस बात का ख्याल नहीं रखते कि आपका चॉइस क्या है, आपका सिलेक्शन ऑफ फूड आइटम्स क्या है फॉर योर डेली रूटीन, तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज करती है। मैंने अब सोशल मीडिया पे आई एम ग्लैड लोगों को अब इतनी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। मैंने बहुत बात की है प्रोबायोटिक्स के ऊपर, लीकी गट के ऊपर, ऑटो इम्यून डिजीज़ के ऊपर। जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, क्लस्टर ऑफ डिजीज़ जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही अगेंस्ट हो जाता है कि अपने आप को ही मारो, वो शुरू ही लीकी गट की वजह से होता है। वो होता ही तब है जब आपका गट, आपके इंटेस्टाइनल लाइनिंग, उसके जंक्शंस टीयर होना शुरू होते हैं। और ये क्यों टीयर होना शुरू होते हैं? स्ट्रेस से टीयर होना शुरू होते हैं, जंक फूड से टीयर होना शुरू होते हैं, बैड फूड चॉइसेस से टीयर होना शुरू होते हैं, मॉडिफाइड ग्लूटेन और डेयरी से टीयर होना शुरू होते हैं। तो आपका गट खराब होता है तो बॉडी में सब कुछ खराब हो जाता है। आपका जो हाशीमोटोस थायराइडाइटिस है, 90% ऑफ केसेस जो है आपके पास हाइपोथायराइडिज्म के, दे आर हाशीमोटोस थायराइडाइटिस। हाशीमोटोस थायराइडाइटिस की शुरुआत ही गट से होती है। आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत गट से होती है, एक्जिमा की शुरुआत गट से होती है, सोराइसिस की शुरुआत आपके पास गट से होती है, सार्काइडोसिस की शुरुआत गट से होती है, शॉगरेन सिंड्रोम की शुरुआत गट से होती है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की शुरुआत गट से होती है, सो एंड सो। गट यानी कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमें अभी तक ये पता ही नहीं है कि हमने अपनी गट को ठीक कैसे रखना है। अच्छा, मैं अगर आपसे बहुत सिंपल सी एक चीज़ पूछूं कि कोई 5 से 6 ऐसी चीज़ें मुझे बता दें जिनको आप बहुत बड़ा क्रॉस कर दें कि ये तो आपकी गट हेल्थ के लिए बिल्कुल जो है ना वो यूं समझे कि जहर है, तो वो आप नहीं लेंगे, तो वो क्या है? ग्लूटेन, एनिमल डेयरी, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स, GMO। ठीक है। GMO प्रोडक्ट्स से आपके पास जितने भी आर्टिफिशियल और ये केमिकल के साथ जिन क्रॉप्स को ट्रीट किया जाता है, आपके पास मॉडिफाइड कॉर्न है, मॉडिफाइड सोया है, जो आपके पास चिप्स और बिस्किट में होते हैं, ये 5 चीज़ें अगर आप अपनी डाइट से निकाल देना तो आपका गट ख़राब नहीं होगा। वाओ। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं? रेड मीट, ठीक है। प्रोबायोटिक्स, ठीक है। होल ग्रेन्स, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और साथ ही आपके फर्मेंटेड फूड आइटम्स भी आ जाते हैं। Other than that, you can take a lot of green veggies, and other than that, a stress-free life. वाओ, अमेजिंग। डॉक्टर सहर, आपने बात की है कि गट हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इसमें ये बताएं कि बहुत सारे लोगों का ना प्रॉब्लम होता है कि उनका स्टमक ज़्यादा इंटेक नहीं कर पाता, ज़्यादा फूड खा नहीं सकता, और अगर उन्होंने किसी दिन मतलब जहाँ वो आधी रोटी खाते हैं, एक रोटी खा ली, तो उनका स्टमक फ़ौरन से अपसेट हो जाता है, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी वॉशरूम जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये स्टमक हेल्दी कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा स्टमक जो है ना वो हेल्दी है और प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जितने भी लोगों को गट का या स्टमक का कोई भी प्रॉब्लम होता है और ये जो फीलिंग आपने बताई है, तो सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट से ग्लूटेन और डेयरी निकाल देना है, रोटियां खाना छोड़ दें। बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल गया अल्लाह ताला की तरफ से कि अब ग्लूटेन, गंदम की रोटी हजम नहीं होती है, बल्कि थोड़ी देर के लिए आपने ग्रेन फ्री हो जाना है, किसी भी ग्रेन की रोटी पर नहीं जाना, थोड़ा सा कीटो और थोड़ा सा मीट बेस्ड डाइट की तरफ आपने चले जाना है। अच्छा, होता ये आपके पास 2 या 3 वजहों की वजह से हो सकता है। 30 से 35 साल की उम्र के बाद आपके स्टमक का एसिड नेचुरली कम होना शुरू हो जाता है। उसको ऑगमेंट करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, उसके 3 से 4 कतरे नाश्ते से पहले 1 ग्लास में लेना शुरू कर दें, स्ट्रॉ के साथ। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला भी है, मेरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी पूरे पाकिस्तान में सेल होते हैं। मैंने अपना एप्पल साइडर विनेगर भी मैंने ऑर्गेनिक ही लॉन्च किया और इसी व्यू को मद्देनजर रखते हुए लॉन्च किया हुआ है। अदर देन दैट, दूसरा ये जिस चीज़ की वजह से हो सकता है, 3 एक्चुअली चीज़ें हैं। आपके पास लिवर एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता
करता है जिसको बाइल कहा जाता है, जो कि लिवर से सारे टॉक्सिन्स और जहरीले मादे लेकर जाता है और पित्ते में जाके कॉन्सेंट्रेट होता है और वहाँ पे खाने से आने वाले सारे फैट्स को एमल्सिफाई यानी डिटर्जेंट की तरह तोड़ता है, डाइजेस्ट करता है और ठिकाने लगाता है। जिन लोगों के जिस्म में इकरा बाइल की कमी होती है ना, उनको बड़ा भारी फील होता है खा के, क्योंकि फैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता ना, और फैट वाले खाने और फिर ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। आपने अपनी डाइट में वो चीज़ें इंक्लूड करनी है यहाँ पे जो बाइल की फ्लो को तेज़ करें, जैसे सेब का सिरका हो गया, जैसे मैंने अभी बताया, अदरक हो गया, मेरा अदरक पाउडर भी अवेलेबल है, जितनी भी कड़वी सब्जी हैं वो बाइल की फ्लो को रेगुलेट करती हैं। तो अदरक आप कहवे की फॉर्म में भी ले सकते हैं? अदरक आप कहवे की फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर आपको जल्दी इलाज चाहिए तो हमेशा पाउडर की फॉर्म में लेना चाहिए, क्योंकि 1 टीस्पून में उतने, इसीलिए मैंने पाउडर्स लॉन्च किए हैं, 1 टीस्पून में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू पूरे कप में। करेला पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंजने का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे कड़वे पाउडर्स हैं, सारे मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहार चावला के भी दस्तयाब है, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। एक और चीज़ जो इसमें आपके पास हेल्प कर सकती है, आपने लिवर को डिटॉक्स करना होता है। एक चाइनीज़ हर्ब है बड़ी नायाब जो लिवर को डिटॉक्स करने के काम आती है, उसको मिल्क थिसल कहा जाता है। मैंने अपना भी एक प्रोडक्ट मिल्क थिसल के नाम से लॉन्च किया है, जिसमें मैंने लिवर डिटॉक्स और भी चाइनीज़ हर्ब्स लिवर को डिटॉक्स करने की लॉन्च किए हैं। आप वो लेंगे ताकि आपके लिवर से जहरीले मादे भी निकलें, साथ ही जो मैंने सारी हर्ब्स बताई आप वो लेंगे ताकि बाइल की फ्लो रेगुलेट हो। तीसरी जो रीज़न होती है जिसकी वजह से आपको खाना हजम नहीं हो रहा होता, आपकी जो खाने की 90% डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंडाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, मैंने भी बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर लोकेटेड होता है पेंक्रियास। पेंक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक तरह सिक्रीट नहीं हो रहे होते हैं। आप कोई अच्छा सिंथेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट ले सकते हैं, उसको ट्वाइस या हस्बे ज़रूरत अपने डॉक्टर से मशवरा करके थ्राइस डेली विद मील्स लेना स्टार्ट करें। आप देखेंगे कैसे जादू की तरह प्रॉब्लम गायब होता है। जैसे आपने बात की डिटॉक्सिफिकेशन की, तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या है और कैसे हम घर बैठे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं अपने लिवर को, अपनी बॉडी को, और इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए और किस स्टेज से आपको ये चीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप को अव्वल तो और अपने बच्चों को इतनी चोटी ना पहुंचाएं कि उसके बाद आपको इंटेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़े। वैसे तो आपको हमेशा ही क्लीन डाइट पे रहना चाहिए। मैंने एक बार इकरा की बात पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, ईट लाइक यूर अ डायबिटिक हार्ट पेशेंट विद अ स्ट्रोक सो दैट यू नेवर बिकम वन। ऐसे खाएं जैसे आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं और दिमाग के मरीज़ हैं, ताकि आप कभी बन ना जाएं, यानी हमेशा नज़्मो ज़ब्त के ही आप कायल रहें। वैसे भी अभी हम ये रिकॉर्डिंग से भी पहले बात कर रहे थे कि 30-35 साल की उम्र के बाद सेहतमंद रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अब बॉडी और ख़ास करके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, कैलोरी बर्निंग प्रोसेस, खाने को हजम करने का प्रोसेस स्लो हो रहा है, और अब वो बात नहीं रही है। अगर मैं एफर्ट नहीं करूँगा तो मैं हेल्दी नहीं रहूँगा। और ये पता कैसे लगता है, अब ये डिफरेंट लोगों पर 40 की जो एज है वो डिफरेंट तरीके से हिट करती है। कुछ लोग ग्लो कर रहे होते हैं और कुछ लोग 40 में ऐसा लग रहा होता है कि सदियों का सफ़र गुजार रहे हैं और मुक गए हैं। ये कोई इंसिडेंट बाय चांस नहीं है। ये आपने जो कहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जवानी में इंसान को जवानी चलाती है, लेकिन बुढ़ापे में इंसान को असूल चलाते हैं। यानी जो लोग सिर्फ जवानी में अच्छे लगते हैं, उन्होंने जवानी में असूल नहीं कायम रखे होते, तभी वो बुढ़ापे में पता लग रहा होता है कि उनकी क्या हालत होगी। जो लोग बुढ़ापे में अच्छे लगते हैं ना, उन्होंने अपनी जवानी असूल से गुजारी होती है, तो वो जो उनके असूल की रिफ्लेक्शन है ना, वो उनके बुढ़ापे में नज़र आ रही होती है। तो वो हमारी डाइट को लेके भी हमारे पास ऐसा ही नज़्म ज़ब्त है। और स्पेशली वंस यू हैव क्रॉस 35, ठीक है, खुदा के वास्ते 5-6 बजे के बाद डिनर ना करें। मेरे पास खवातीन आती हैं, मर्द हज़रात भी आते हैं, फैटी लिवर अब तो मर्दों में भी इंटेंस फैटी लिवर प्रॉब्लम, मर्दों में एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई ना, फीमेल हार्मोन ज़्यादा हो गया, उनके पेट भी बहुत बड़े बड़े हो गए। सो द थिंग इज़ दैट आते हैं जी, आप एज आपकी 45-50 है और हंसते आप कह रहे जी मैंने रात को 10 बजे रोटी खाई, 11 बजे रोटी खाई है, तो क्या आपकी बॉडी ने हील करना है? देखिए जी, आप 20s में भी है ना, तो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस 7 साल की उम्र के 7 बजे के बाद 30% स्लो हो जाता है। आप सोचें, आप 40 अबव है और आप रात के 10-11 बजे रोटियां खा रही हैं और उसके बाद आप बिस्तर पे लेट रहे हैं। ये तो किसी 20-21 साल के बंदे को भी खट्टे डिकार आना शुरू हो जाए और तेजाबियत होना शुरू हो जाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, फॉर गॉड सेक एवरीबडी हु हैज़ क्रॉस 35, आप डिनर 5-6 बजे कर लें और इस बात पे हंसना छोड़ दें कि 5-6 बजे डिनर होता है। मत हंसें, 5-6 बजे ही डिनर होता है, ठीक है। और आप नाश्ता अपना लेट से लेट करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए जी, यू हैव टू अर्न योर ब्रेकफास्ट, यू हैव टू विन योर ब्रेकफास्ट। और कोई चीज़ इकरा हम कैसे अर्न करते हैं, कैसे विन करते हैं? जब हम उसके लिए मेहनत करते हैं, तगोदो करते हैं। जब तक आप सुबह भूख से तड़प नहीं जाते हैं, डू नॉट ईट। और कोशिश करें कि सुबह आपने थोड़ी बहुत फिजिकल मोबिलिटी की हो, अपने थ्रेशोल्ड को इतना ऊपर लेके जाएं। मैं जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि उठने के कम से कम 4 घंटे तक आपने नाश्ता नहीं करना। कहते हैं ये तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये नॉर्मल नहीं है अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते उठने के बाद 4 घंटे तक की भूख। इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं, आपकी ब्लड शुगर रेगुलेशन नहीं है, आपके
आपके स्ट्रेस हार्मोन सिस्टम अच्छा मैनेज नहीं है, आपकी बॉडी में आपके स्ट्रेस हार्मोन सिस्टम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उठने के बाद 4-5-6 घंटे यू डोंट नीड टू ईट एनीथिंग, इवन इफ अगर आपने रात को भी अर्ली डिनर किया था तो। ये सबसे बड़ा डिटॉक्स इकरा, चरना बंद करना है, स्नैकिंग करना छोड़ना है, कम खाना है, 2 या 3 मील्स लेना है, अलॉन्ग विद जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ग्लूटेन, डेयरी, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स और ये GMO प्रोडक्ट्स छोड़ने के साथ साथ सबसे बड़ा क्यों? क्योंकि गट को सुकून करने का, रेस्ट करने का टाइम मिलेगा। अब जब आप कम खाएंगे, आपके गट में गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है। गुड बैक्टीरिया को भी कम खुराक मिलेगी, लेकिन बैड को भी तो कम मिलेगी ना। थोड़ी देर बाद बैड बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएगा, और इसी को आप डिटॉक्स कहते हैं। देन देयर आर डिफरेंट फूड आइटम्स जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो डिटॉक्स में आपका रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने अभी अपनी लिवर डिटॉक्स हर्ब की बात की है, जिंजर आपके पास एक डिटॉक्स, जिंजर पाउडर एक आइटम है, टर्मरिक हर्ब आपके पास एक डिटॉक्स आइटम है, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। एप्पल साइडर विनेगर आपको डिटॉक्स में हेल्प करता है। मोरिंगा, आमला, करेला पाउडर, ये सारे ग्रीन पाउडर्स जो मैंने आपको बताया मेरी ब्रांड के भी अवेलेबल है, ये सब आपको डिटॉक्स में हेल्प करते हैं। तो जब व्हेन यू विल ईट लेस, टेक द गुड ग्रीन पाउडर्स, स्ट्रेस फ्री लाइफ बहुत ज़रूरी है। फिजिकल मोबिलिटी आप अपनी अच्छी रखेंगे, जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, बॉडी जाएगी डिटॉक्स की तरफ। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत मतलब इससे ऑपोजिट प्रैक्टिस है। हमारे यहाँ तो उठते ही माओं का भी सबसे पहले काम होता है बच्चे को जरा पराठों के नाश्ते जब तक, और बेटों को स्पेशली कि 2-2 पराठे 3-3 पराठे वो ना खाएं तो उन्हें लगता है कि नहीं बेटे ने तो आज कुछ खाया ही नहीं। तो हमारे यहाँ तो सुबह उठते ही दस्तरखान लगता है, टेबल पे नाश्ते लगते हैं, और हैवी किस्म के नाश्ते लगते हैं। एक पराठा नहीं होता उसमें, और भी 10 आइटम्स होती हैं। तो फिर इन प्रैक्टिसेस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अवेयरनेस ऑडियंस को दे सकते हैं कि भाई ये कोई सही चीज़ नहीं है जो हम अपने साथ कर रहे हैं। मैं ना हमेशा लोगों को एक बात कहती हूँ कि खाना खाने से आप सेहतमंद नहीं होते, खाना ना खाने से आप सेहतमंद होते हैं, ठीक है। और आप किसी चीज़ की तब तक तस्लीम नहीं कर लेते जब तक आप उसकी तस्दीक ना कर लें। तो उसके लिए फास्टिंग के बेनिफिट्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स लोगों को समझाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड अगेन अगर आप पराठों की बात हम कर रहे हैं बच्चों के नाश्तों के लिए, तो अगर ये ग्रोइंग बॉडी है तो डेफिनेटली पराठे का नाश्ता हेल्दी है, लेकिन उसमें भी ओवरडू करना, बहुत ओवर द बोर्ड जाना, इतना ज़्यादा ओवर द बोर्ड जाना कि वो कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा हो जाए। तो अगर आप हेल्दी चीज़ का भी कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो भी आपको मोटापा बन के जो है वो लगेगी। अगेन माओ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जब तक उनके बच्चे, खास करके बेटे, मोटे नहीं हो जाते, उनको यकीन नहीं आता कि वो सेहतमंद हो गए हैं। और अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आएंगे अपने बच्चों को लेके और ओबीस क्यों हैं, ज़ाहिर है अपनी, और आके कहेंगे कि जी ये माशाल्लाह सेहतमंद बहुत है। तो मैं उनको सबसे पहले करेक्ट करती हूँ कि जी माशाल्लाह ना बोले, सेहतमंद नहीं है, बीमार है, मोटा है। सेहतमंद तो तब होगा ना जब चुस्त होगा, दुबला पतला होगा, जिसमें मसल ज़्यादा होगा, चर्बी कम होगी। आपके 12 साल के बच्चे की तोंद निकली है, बेचारा वो फुटबॉल की तरह चल रहा है, और आप कह रही हैं कि माशाल्लाह सेहतमंद बहुत है, वो भी आपकी लापरवाही की वजह से। तो इसके लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ, इसलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल, अपने फेसबुक पेज पर लेकर वोकल भी इतनी हूँ। मेरे ज़्यादा सेशन माओं को ही समझाने और लताड़ने में होते हैं कि जब तक माँ एजुकेटेड नहीं होगी, घर का माहौल, घर के जो बच्चे हैं ना वो सेहतमंद नहीं हो सकते, क्योंकि वो उठा के उनको पैनकेक देगी, न्यूटेला देगी, नगेट्स देगी, फ्राइज देगी। आपको माँ की काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और जितने भी लोग हैं अबव 30, आपको तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है नाश्ते में पराठे खाने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अब ये मोटापा बन के ही लगेगा। नाश्ते अपने हेल्दी, आप पराठा नाश्ते में सिर्फ तब खाएं जब आप 1 मील अ डे कर रहे हैं। ये मैं अबव 30 लोगों से बात कर रही हूँ, या और उन लोगों से बात नहीं करी जो बहुत इंटेंस जिम या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उनकी डाइट डिफरेंट होती है। अगर आप अबव 30 हैं और आपका एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है, और अगर आपको ग्लूटेन सूट करता है और आपने पराठा ही खाना है, तो बस ओमेट करें, आज सुबह 11 बजे पराठा खाएं, उसके बाद कल सुबह 11 बजे पराठा खाएं, उसके बाद यू शुड नॉट कीप ईटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अब आप अबव 30 की बात कर रहे हैं, तो हमें 30 के बाद जैसे कि डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है हमारा। 30 के बाद हम आहिस्ता 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 बैक गियर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें कैसी डाइट रखनी चाहिए कि कम से कम, अब तो हम 50s में देखें तो लोगों की स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, एब्सोल्युटली 30s में, और उनके जो है घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 70s में भी नहीं लगता कि यार ये 70s के हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा क्या लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए कि हम यंग रह सकें, हम अपनी लाइफ को जी सकें, इंजॉय कर सकें। सिर्फ ये ना देखें कि हमारी एज इतनी हो गई है, हमें जिंदा रहना है, हमें हंसना है, खेलना है। तो इस तरह की लाइफ किस तरह हम अडॉप्ट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा, कुछ सम पीपल आर आल्सो ब्लेस्ड विद ग्रेट जेनेटिक्स। कुछ लोगों के जेनेटिक्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं और वो एजिंग में आपको ज़रूर हेल्प करता है, बट दैट इज़ जस्ट 30 to 35% ऑफ द पार्ट। जो रिमेनिंग 65% पार्ट है वो एक्वायर्ड है, वो एपिजेनेटिक है, यानी वो आप अपनी
अपनी ज़िंदगी के ऊपर खुद तारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो लोग इमोशनल स्ट्रेस को इतना खाते में नहीं लेते हैं और उसको इतना कंसिडर नहीं करते हैं। एक ज़ाहिर अगर आप दुनिया में आए, गाड़ी सड़क पे चली है तो उसको डेंटिंग पेंटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, चोटें तो आएंगी इफ़ यू हैव स्पेंड सम टाइम इन द वर्ल्ड, बट उस स्ट्रेस को रेगुलेट करना, रेगुलेट करते रहना आना और उस स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना आपकी एजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डाइट में आपके पास कौन सी चीज़ एजिंग को सबसे ज़्यादा एक्सेलरेट करती है? वो अगेन आपके पास शुगर है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जो आपके पास शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये वाइट ब्रेड्स और पास्ताज और बेकरी आइटम्स और कुकीज़ एंड ऑल ऑफ दीज, इनमें एबिलिटी होती है आपकी बॉडी की हर प्रोटीन के साथ जाके एडक्टिक कॉम्प्लेक्स बनाने की। आपकी जो स्किन की प्रोटीन है, जो आपकी यूथ के लिए, स्किन के तनाव के लिए, इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको कोलेजन कहा जाता है। आप जितना ज़्यादा अपनी डाइट में शुगर लेंगे और रिफाइंड कार्ब्स लेंगे, ये आपकी स्किन के कोलेजन के साथ जाके एडक्ट्स बनाती है और इन एडक्ट से जिस कंपाउंड में ये कन्वर्ट होती है वो आपके पास होते हैं AGEs, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये AGEs और एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बड़ा क्रूशल रोल प्ले करते हैं आपकी अर्ली एजिंग में। आप अभी इकरा 50s कह रही थी, मेरे पास पेशेंट्स आती हैं अर्ली 30s में रिंकल्स के साथ। आंखों के यहाँ पे क्रोस फीट हैं, मतलब यहाँ पे वो प्रॉपर लाइंस है और थोड़ी देर के लिए आप हैरान हो जाते हैं कि ये अभी 30s में ये हाल हो रहा है। तो डाइट की जब सारा खंगाला जाए, सारा पूछा जाए तो पता लगता है कि डाइट में बहुत बदएहतियाती है। फिर दूसरा, अपनी डाइट से प्लीज़ वेजिटेबल ऑयल्स निकाल दें, कॉर्न ऑयल निकाल दें, कैनोला ऑयल निकाल दें, कॉटन सीड ऑयल निकाल दें, सनफ्लावर ऑयल निकाल दें। ये सारे के सारे अनहेल्दी ऑयल्स हैं। आप इसकी ये फॉल्स मार्केटिंग पे ना जाया करें। इनमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिन कुकिंग ऑयल्स में होते हैं वो ज़रा सी भी हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनको आप जब ज़रा सा भी हीट करते हैं, इवन कि अगर उनको एयर या ऑक्सीजन का भी एक्सपोजर हो, वो ऑक्सीडाइज होते हैं, डैमेज होते हैं, म्यूटेट होते हैं और ऐसे डेंजरस कंपाउंड्स बनाते हैं जो आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस और डिफरेंट टाइप के तहलके क्रिएट करते हैं। वन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एक्सेलरेट्स एजिंग। फिर जब आप ये सारी चीज़ें खाते हैं, आपकी बॉडी से जो मेन एंटीऑक्सीडेंट वाइटामिन्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, ये बड़े ही इससे काफ़ी सारे सीरम्स में भी अवेलेबल होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट एंटी एजिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन्स हैं। आपके पास शुगर खाने से जिस्म से विटामिन C डिप्लीट होता है, विटामिन C निकलता है आपके पास। फिर जाहिर है जब आपकी फूड की जो आइटम्स की चॉइस है उसमें जब आपके पास आपने सिलेक्टली रिफाइंड कार्ब्स और शुगर और इस तरह की चीज़ें की, इसका मतलब है आप हेल्दी चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं। अब ये विटामिन E आपके पास रेड मीट में है, शेल फिश में है, ग्राइंडेड नट्स और सीड्स में है। हमारे यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है नट्स और सीड्स खाने का। विटामिन A आपके पास रेड मीट में है, आपके पास जितने भी ऑरेंज और पर्पल कलर के वेजिटेबल्स हैं उसमें है। ज़ाहिर आप ये चीज़ें खाएंगे तो आप ये चीज़ें तो नहीं खा रहे होंगे। आप ख़वातीन से खास करके पूछे, हमेशा कहेंगी मैं बड़ा गोश्त तो नहीं खाती, जिसमें सारी हेल्दी चीज़ें हैं। तो बैठ के खाएंगी क्या? नूडल्स खाएंगी जो कि नमक का तूफान है, जिसमें आपके पास MSG है, जिसमें आपके पास रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। अदर देन दैट ये विटामिन C आ जाता है। विटामिन C आपके पास सारे के सारे सिट्रस में अवेलेबल है। विटामिन C आपके पास आंवला में है। आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C ऑन दिस प्लैनेट। फिर जब आप रिफाइंड कार्ब खाएंगे, विटामिन C भी जिस्म से निकलता जाएगा, तो फिर एजिंग तो होनी है आपकी। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ना ये प्रैक्टिस नहीं है। हमें हमारे घरों में ये आंवला और ये सारी चीज़ें, ये डिफरेंट किस्म के सीड्स हमें माओ ने भी नहीं इवन खिलाए। एब्सोल्युटली। हमारी माओ को भी नहीं पता। उन्होंने भी हमें लंच में ब्रेड बहुत कॉमन चीज़ है। उसके बाद आप फ्रेंच फ्राइज का बहुत कॉन्सेप्ट है। हमें नगेट्स बना के दिए जाते हैं। हमें जितने भी चिकन की फॉर्म है फ्राइड में, वो हम बच्चों को बड़ी खुशी से बना के देते हैं कि आप बच्चों को लंच में ये बना के दें। वो जाहिर है बचपन में जैसे हमारे टेस्ट बर्ड्स डेवलप हुए, हम बड़े होते होते वही चीज़ें पसंद कर रहे होते हैं। इवन मैं अगर अपनी बात करूँ तो आपको गुस्सा भी आएगा, शायद आप हैरान भी होंगी कि मैं एक टाइम तक जब सुबह में उठती थी, मुझे फ्रेंच फ्राइज की इतनी आदत थी कि मैं सुबह सुबह उठ के अगर मामा घर पे नहीं है या कोई घर पे नहीं है तो मैं जल्दी से 2 आलू छील के काट के उन्हें फ्राइज बना के खा लेती थी कि मुझे फ्रेंच फ्राइज की आदत इतनी ज़्यादा थी। और शाम में जब तक मैंने फ्राइज नहीं खाने होते थे मुझे सुकून नहीं आता था, नहीं यार ये तो मेरी डाइट है। तो वो एक ये भी था कि मैं स्किनी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो वो सब कहते थे मोटी कर दे, मोटी हो जाओगी तुम, बनाना शेक बहुत ज़्यादा पिया करो और तुम जो हो ना फ्रेंच फ्राइज बहुत, आलू जिस तरह भी खा सकती हो खाओ। तो ये इस तरह की जो हम कॉन्सेप्ट्स पहले खुद बना के अपनी हेल्थ को ख़राब करते हैं और फिर एक एज में जाके पता चलता है हमने अपने साथ क्या ज्यादती की है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगेन माओ को एजुकेट करना चाहिए, माओ की काउंसलिंग करनी चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं, फिर फ्रेंच फ्राइज और ये जो सारी चीज़ें आप फ्राई करते हैं, अगेन ये आप वेजिटेबल ऑयल्स में फ्राई करते हैं, वो
कुकिंग मीडियम, वो कुकिंग ऑयल जो आपके पास नॉर्मल एयर और नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं झेल सकता, उसको आप इतनी हाई हीट के ऊपर, कढ़ाई और चूल्हे के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो सोचें कि फिर वो क्या तूफान बनता होगा जिसको आप खाते होंगे। आलू वैसे भी एक ऐसा फूड आइटम है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, चाहे वो कच्चा भी हो ना भी पका हो, तो बहुत हाई होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं किसी खाने की ऐसी एबिलिटी को कि वो आपके ब्लड में कितनी देर जल्दी शुगर ऊपर लेके जाता है और कितनी जल्दी नीचे लेके आता है। जिन खानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से ऊपर होता है, हाई होता है, उनको हेल्दी नहीं समझा जाता। आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसके बाद ऊपर से आप उसको तल देते हैं, तो ये आपको कोई हेल्दी एनर्जी और हेल्दी कैलोरी तो देता ही नहीं है, उल्टा बॉडी में इन्फ्लेमेशन और मोटापा और ये सारी चीज़ें करता है। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, हेल्दी नहीं है, मोस्टली जेनेटिक्स की वजह से भी होता है, बट देर आर सो मैनी, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं हेल्दी डाइट प्लान्स बनाती हूँ, रेसिपी कार्ड्स बनाती हूँ, जिससे पुट ऑन करने की तरफ उनकी ईजी करती हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है हेल्दी वेट गेन के लिए, प्रो गेन के नाम से, जिसमें मैंने साबुदाना, फूल मखाना, ग्राइंडेड नट्स और सीड्स, डेट पाउडर, आलमंड पाउडर, बनाना पाउडर, 100% ऑर्गेनिक, मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। उसको आप इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं, उन सब माओं के लिए बता रही हूँ जो अपने बच्चों का वेट गेन कराना चाहती हैं। अगर आपके बच्चे को एनिमल डेयरी सूट करती है तो मेरे प्रोडक्ट प्रो गेन के आपने 2 स्कूप लेने हैं और आपने उसको एनिमल डेयरी में डालना है, नहीं तो उसको नारियल या बादाम के दूध में डालें और सोने से पहले अपने बच्चों को दें। सोने से पहले क्यों? क्योंकि जब बच्चे सोते हैं उस टाइम उनके ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन हो रही होती है। www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाके आप सब मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल। अदर देन दैट बच्चों को वर्जिश की आदत डालें, ठीक है, एक्सरसाइज की आदत डालें। एकदम से हमारे पास 30, 35, 40 के बाद जब आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं ना कि एक्सरसाइज करें, बिकॉज वो हड्डियों में नहीं जमा होता, बॉडी में नहीं जमा होता, वो हमारी रूटीन नहीं होती है, खास करके बच्चियों को, क्योंकि हमारी एशियन औरतों की हड्डियाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ द ओनली वे जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस को, कि वापस जाके वो दोबारा हड्डी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाए। अगर आप एक अपाहिज बुढ़ापे से बचना चाहती हैं, ये खास करके मैं ख़वातीन से बात कर रही हूँ क्योंकि हम लोग बच्चे भी पैदा करते हैं, हमारी वैसे भी हड्डियाँ ज़्यादा वीक होती है हमारी, और हमारे यहाँ पे औरतों का सनलाइट का भी इतना एक्सपोजर नहीं है। ऑलमोस्ट हर औरत, एशियन यहाँ पाकिस्तानी औरत विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो थोड़ा सा वर्जिश और थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आ जाएं ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत होना शुरू हों। और सारी ख़वातीन, मैं आपके चैनल के थ्रू बताती चलूँ, अपने विटामिन डी लेवल्स को प्लीज़ हर 3 महीने बाद चेक करवाया करें। अगर आपके विटामिन डी के लेवल्स 50 से नीचे हैं तो आपको विटामिन डी के इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है। और वो ख़वातीन जिनकी फैमिली में, अगर ये बात ही हो रही है तो मैंने कहा मैं ये भी कर दूँ, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो इसका मतलब है कि आपको वीक बोन्स, ऑस्टियोपीनिया का खतरा है। अपने विटामिन डी लेवल्स का भी ख्याल रखा करें और कैल्शियम सिट्रेट सप्लीमेंट्स भी लिया करें। और डाइट में भी आप, जिस तरह भी मेरा एक प्रोडक्ट प्रो गेन है, मेरा एक प्रोडक्ट बोन डेंस भी है जिसमें मैंने सारे बोन स्ट्रेंथनिंग प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं। इस तरह की चीज़ों का आप, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल रखें अपनी डाइट में। तो जैसे हम औरतों की बात कर रहे हैं तो खातिन के बड़े मसले हैं, हार्मोनल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। ऑब्वियसली उन्होंने, जैसे आपने भी कहा कि बच्चा भी पैदा करना होता है, और बच्चा पैदा करने के बाद वो एकदम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती है, उसकी बॉडी शेप भी चेंज हो जाती है, उसकी मेंटेलिटी भी चेंज हो जाती है। तो सबसे जो मैं बहुत कॉमन मसले से स्टार्ट करूँगी, लिकोरिया का बहुत यंग गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा इशू है, और मेरा ख्याल है आफ्टर मैरिज भी बहुत ही ज़्यादा इशू है। तो इस चीज़ से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं? मैं अपनी बहुत सारी पेशेंट्स को ट्रीट भी करती हूँ। शतावरी और अश्वगंधा का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। शतावरी आयुर्वेदिक हर्ब है। शतावरी का लफ्ज़ शत से निकला है। शत का मतलब है 100 से ज़्यादा वाली। शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, अश्वगंधा को किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। इसका कंपाउंड मिक्सचर और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी पेशेंट्स में यूज़ किए। ये हार्मोन लेवल्स को भी नॉर्मल करने में हेल्प करता है, लिकोरिया में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मुलट्ठी का इस्तेमाल भी आपके पास बहुत अच्छा है। मेरा एक प्रोडक्ट हार्मोलेंस है, उसमें मैंने शतावरी, अश्वगंधा, अशोका, आंवला और अनारदाना डाला हुआ है। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका 1 टीस्पून दही में रोज़ रात को आपने सोने से पहले लेना है। 3 से 6 महीने में आपको ये इंप्रूवमेंट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, दूसरा जो आपने वो बात की, बहुत अच्छी बात की कि ख़वातीन की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी। लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। डिलीवरी के बाद एकदम औरत के एस्ट्रोजन लेवल्स नीचे जाते हैं। मीनोपॉज में कभी किसी ने सोचा कि औरतों को डिप्रेशन की होती है, वो चिड़चिड़ी की हो जाती है क्योंकि उनके जिस्म से एस्ट्रोजन कम होना शुरू हो जाता है। डिलीवरी के बाद भी तो यही प्रॉब्लम होती है ना, एकदम से एस्ट्रोजन कम होता है, वो बेचारी पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जाती हैं, उनका थोड़ी सी पर्सनैलिटी चेंजेस आते हैं। हमारे यहाँ पे इस बात की अवेयरनेस नहीं है, लोग इस बात को समझते नहीं है। लोग कहते हैं इतना अच्छा बच्चा हुआ है, किस बात का डिप्रेशन? भाई उस बेचारी औरत के जिस्म से हार्मोन ही एकदम से कम हो गया है, उसका एकदम हार्मोन से ऊपर नीचे स्पाइक आया है, उसको नहीं आपकी बात की और इस खुशी की समझ आ रही है।
है, बिकॉज हार्मोन्स कंट्रोल योर बॉडी। और देखिए जी, औरत के जिस्म में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और वो हर वक्त उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जिनकी भी बहुएं, बीवियाँ, बेटियाँ 40 से ऊपर हैं या उन्होंने अभी अभी अपने बच्चों की डिलीवरी की है, उनको आपके साथ की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उनके लिए टॉर्चर ना बने, उनकी सपोर्ट बने। तो ऐसी सूरत में उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब जब अगर उन, आपको पता है हमारे पाकिस्तान जो सोसाइटी है, ऐसा जो कल्चर है, इसमें बहुओं के साथ क्या ही इतनी सपोर्ट होती है। वो तो कहते हैं घरों के काम भी प्रॉपर करें और बच्चा भी पैदा किया, इसको भी सारा लुक आफ्टर करो। बस प्रेगनेंसी तक तो बहुत ख्याल रखते हैं, प्रेगनेंसी तक फिर भी ख्याल रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा आ जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद बस अब ये सारा कुछ आप करो। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी क्या, कैसे वो उस चीज़ से केटर करे? देखिए जी, इससे तो तभी आप केटर कर सकते हैं ना जब औरत खुद इतनी मजबूत हो कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके। ठीक है, सबसे पहले तो इस बात पे दुखी होना छोड़ दें कि कोई और आपका ख्याल क्यों नहीं रख रहा है तो वेल एंड गुड है, बोनस है। नहीं रख रहा तो आप अपना ख्याल खुद रखना शुरू कर दें। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं मानती, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप खुद अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, चाहे आप हाउसवाइफ भी हैं और खुद भी आप अपना ख्याल रख सकते हैं। जो मैंने हार्मोन्स की बात की थी, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी बाय द वे हेल्प कर सकते हैं। क्रश शतावरी में बड़ी खूबी होती है, अगर एस्ट्रोजन कम हो तो उसको ज़्यादा कर देते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उसको कम कर देता है। वो भी आपको, एंड अदर देन दैट देयर आर सो मैनी वेज। आप अपने लिए खुद से कुकिंग कर सकती हैं, अपने लिए खुद से मील्स बना सकती हैं। अगर आप वर्किंग लेडीज़ को ना, फिर भी चाहे उन पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, लेकिन चलो उनको थोड़ा सा वेंट, थोड़ा सा आउटलेट मिल जाता है कि वो थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर निकल गई, कोलीग्स के साथ दिल बहला लिया। जो हाउसवाइफ्स हैं, एटलीस्ट सारी हाउसवाइफ्स को मैं कहूँगी, आपने खाली घर की चार दीवारी का होके नहीं रहना है। अगर आपके अव्वल तो अब अपनी बेटियों को इतना काबिल करें कि उनके पास स्किल्स हों कि वो वाली लाइफ ना गुजारें जो आप गुजारेंगे। आपकी लाइफ को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपने अपनी सोशल लाइफ रखनी है और आपने अपने लिए कोई स्किल्स और हॉबीज और एक्टिविटीज रखनी है, ताकि दिन में 2 घंटे भी ऐसे हों जिसमें सिर्फ आप अपने लिए जी रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लिए जीते हो और खुश रहते हो तो आपके वो 2 घंटे भी ना 24 घंटे को बीट कर देते हैं और आप बाद में बाकी सबका ज्यादा ख्याल रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको जो इंटरनल पीस है ना, वही आपका एक्सटर्नल जो है वो आउटकम बन सकता है। वो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो पूरे दिन में। अच्छा, हम एक और सवाल पूछते हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है और मेरा ख्याल है हर घर में 2-3 लोग इससे गुजरे होते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारी डिजीजेस बाद में बनती हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कि अगर डेली बेसिस पे हम वॉशरूम नहीं जा रहे तो ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे लिए। तो क्या करना चाहिए? अच्छा, आप सही कह रही हैं। मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आती हैं, मैं कहती हूँ कॉन्स्टिपेटेड है, नहीं 3-4 दिन बाद चले। हाँ एग्जैक्टली। मैं कहती हूँ अच्छा ये आप कॉन्स्टिपेट, अच्छा पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर सुबह आपको एक बार बॉल मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और नाश्ते से पहले होनी चाहिए, नाश्ते के बाद नहीं होनी चाहिए। अगर नाश्ते के फ़ौरन बाद होती है, इसका मतलब आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है। कॉन्स्टिपेशन की डिफरेंट वजूहत होती हैं आपके पास। यहाँ आपका स्टमक एसिड कम है, अगर स्टमक एसिड कम है तो वही सेब के सिरके वाला सोल्यूशन है। ठीक है, या आप में बी विटामिन्स की कमी हो सकती है, आप एक बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, न्यूट्रिशन रिलेटेड मैं बता रही हूँ। या बॉडी में कोई स्ट्रेस इवेंट हो सकता है, अगर बॉडी आपको स्ट्रेस हो ना, आपको कोई बहुत बड़ा इमोशनल स्ट्रेस या शॉक मिले, तो बॉडी क्या करती है, अपने आप को बचाने के लिए ना अपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स को होल्ड कर देती है। उसकी वजह से जो आपका रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम है ना, पैरासिम्पैथेटिक, वो होल्ड पे आ जाता है। रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम जब होल्ड पे आता है, कब्ज हो जाती है इंसान को। ये भी आपके पास एक रीज़न हो सकता है। अक्सर ये जो बच्चे हरास हुए होते हैं बचपन में, वो सारी ज़िंदगी कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, उनकी बॉडी सारी जिंदगी अपना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो होल्ड करके रखती है। इस तरह के केसेस होते हैं। एक आपके पास मैग्नीशियम बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है, उसकी कमी से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, बाल मूवमेंट्स नहीं होती हैं। मैग्नीशियम सिट्रेट 500 मिलीग्राम डेली आप सोने से पहले ले सकते हैं। कुछ हर्ब्स हैं इकरा जो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती हैं। मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया कॉन्स्टी रिलीफ के नाम से और एक गट रिपेयर पाउडर के नाम से। इसमें मैंने त्रिफला, श्रीलंकर दालचीनी, सेना लीव्स, इलायची, सौंफ और इस तरह की काफ़ी सारे हर्ब्स मैंने शामिल किए हैं। अदरक भी शामिल किया हुआ है। 1 टीस्पून आपने मेरे कॉन्स्टी रिलीफ का, 1 टीस्पून आपने मेरे गट रिपेयर पाउडर का दही में लेना है सोने से पहले। और एक और मेरा प्रोडक्ट है एलो गट के नाम से। एलोवेरा प्लांट जो है उसको कुमारी कहा जाता है आयुर्वेदा में, यानी बहुत सारे फ़ायदों वाली, कमाल जवान करने वाली। एलोवेरा की 2 बहुत इंपॉर्टेंट फ़वायदे हैं, एक आपकी स्किन के लिए और एक आपके गट के लिए। इसलिए मैंने एलो स्किन और एलो गट अलग अलग लॉन्च किया। अच्छा। एलो गट की मेरी प्रिपरेशन है, उस बिल्कुल शुगर फ्री है, बिल्कुल प्रोसेस नहीं है। एलो गट का आपने मेरा 1 ढक्कन लेना है, पानी के जग में डालना है, पूरा दिन आपने वही पानी पीना है, इंशाल्लाह आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी। इसके अलावा आंवला, विटामिन सी होल कॉम्प्लेक्स जो है
पूरी दुनिया में सिर्फ आंवला में अवेलेबल होता है। विटामिन सी होल कॉम्प्लेक्स में एक चीज़ होती है इकरा, बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर, वो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने में हेल्प करता है, लेकिन ये आपको बाजार के सिंथेटिक सप्लीमेंट्स में नहीं मिलेगा। बाजार के सिंथेटिक सप्लीमेंट्स में सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। आप आंवला पाउडर मेरा ले सकते हैं 1 टीस्पून, सुबह खाली पेट आपने उसको नीम गर्म पानी में लेना है। इसके अलावा आप अदरक पाउडर मेरा लें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मेरा करेला का पाउडर लें। आपने उसको दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद नीम गर्म पानी में लेना है। ये एलोगट, आंवला पाउडर, अदरक पाउडर, करेला पाउडर, कॉन्स्टी लीफ और गट रिपेयर का जो मैंने आपको कॉम्बो बताया है ना, इंशाल्लाह आपकी कॉन्स्टिपेशन। तो ये कितना टाइम आपने लेना होता है ये सारी चीज़? इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो 100% ऑर्गेनिक है ना, इस पर कोई डिपेंडेंस है। ये कोई वो वाली दवाइयाँ थोड़ी है कॉन्स्टिपेशन वाली जिस पर आप डिपेंड हो सकते। आराम से आप लेते रहें 3-6 महीने इन हर्ब्स को। प्री डायबिटिक्स की हमने बात की। डॉक्टर सेहर चावला, बहुत सारे लोग हैं जो इवन यंगस्टर्स इस चीज़ से गुजरे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम में आ सकते हैं या आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें लग रहा होता है कि नहीं यार बेली फैटी हो रहा है ना, कोई मसला नहीं है, वो शायद एज फैक्टर है। हम खाते रहते हैं, हम बैठे रहते हैं, हम ऑफिस में रहते हैं, मतलब खुद ही से खुद को हम सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे पता चलता है कि आप प्री डायबिटिक्स हो गए हो, और अगर हो गए हो तो फिर क्या करना चाहिए इसके बहुत बाद? अच्छा सवाल है ये। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि 10 से 15 साल आप प्री डायबिटीज़ रहे, उसके बाद आपके टेस्ट में आना शुरू होता है। तो सोचें, हाँ अच्छा मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, इतनी पेट निकला होगा, ठीक है, यहाँ गर्दन पे पीछे स्याहियाँ होंगी, ये भी प्री डायबिटीज़ की निशानी है, अभी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ठीक है। और आके कहेंगे जी HbA1c तो हमारा नॉर्मल है, तो फिर मैं उनको कहती हूँ जी वो 10-15 साल भी नॉर्मल आ सकता है। देखें, अगर आप अपने कपड़े उतारें और पैरों की तरफ देखें, अगर आपको अपने पैर नज़र नहीं आते तो तोंद नज़र आती है ना, समझें आपको फैटी लिवर और आप प्री डायबिटिक हैं। बस इतनी ही निशानी काफ़ी है। इसके अलावा और क्या क्या निशानियाँ हो सकती हैं? एक आप बिल्कुल भूख का बर्दाश्त ना होना, ठीक है, एकदम से ऐसे भूख लगना और लगना कि दुनिया कोलैप्स हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगना आपके पास, भूख लगने से मूड बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, अगेन गर्दन के पीछे स्याहियाँ होना, आपकी आर्मपिट्स में स्याहियाँ होना, आपका पेट और आपका तोंद निकले होना, हाथों पैरों में आपके पास सुइयाँ चुभना, ये सारी निशानियाँ इसके बाद कि आपको जो है वो प्री डायबिटीज़ हो रहा है। और अगर आपको प्री डायबिटीज़ हो रहा है तो शॉर्टली आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर होता है, जब शुगर के मेटाबॉलिज्म की साइकिल सैचुरेट हो जाती है ना, उसके बाद वो फैट की सिंथेसिस की साइकिल में ही जाता है। मैंने डायबिटीज़ के लिए, आपको पता है अब तक 49 हर्ब्स पर रिसर्च हुई है डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में। उस पर जो नंबर 1 हर्ब आई है वो आपके पास दार चीनी है। मैंने श्रीलंकन सेलोन दार चीनी और ऑर्गेनिक हर्ब्स का जो ग्रीन टी है, लेमन टी एक्सट्रैक्ट है, चाइनीज़ हर्ब है हिबिस्कस, डायबिटीज़ के नाम से मैंने एक चाय लॉन्च किया, डायफिक्स टी। उसका जब आप डब्बा खोलेंगे ना तो आपको टी बैग्स नज़र नहीं आएंगे, आपको फ्रेश खुशबू वाली चाइनीज़ हर्ब्स नज़र आएंगी। उसको आपने कावे की तरह पकाना है और आपने उसको दिन में 2 बार लेना है। इसके अलावा करेला पाउडर बहुत हेल्प करता है डायबिटीज़ रिवर्सल में। करेले में आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड होता है जिसको चैरेंटिन कहा जाता है, बड़ी मशहूर ग्रुप ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, सल्फोनाइल यूरियास। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसा होता है। नाश्ते के 30 मिनट बाद अपने ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए आपने मेरा करेला पाउडर 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में ले लेना है। स्वांजना को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब सुपर फूड कहती है। स्वांजना पाउडर 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में सुबह खाली पेट ब्लड शुगर रेगुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। और साथ एक मेरा प्रोडक्ट आप कोलेस्ट्रॉल क्योर इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी लहसुन, अदरक और डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाली हर्ब्स है, ताकि यहीं पे आप अपने डायबिटीज़ को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने में कैसे रोक दें। इसके कोलेस्ट्रॉल क्योर के 3 से 4 ड्रॉप्स आपने पानी के ग्लास में नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले इस्तेमाल करने हैं। तो इससे ये रिवर्स हो जाती है डेफिनेटली। उसके साथ आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपने स्नैकिंग नहीं करनी है, और शुगर, रिफाइंड कार्ब्स और मीठा और तला हुआ नहीं लेना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी जिक्र हो गया, तो इस पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी यूजफुल है आपकी बॉडी के लिए। देखिए जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग को ज़ाब्ते हयात होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आप ऐसी एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस और इंसुलिन पे नहीं हैं कि उसकी मॉनिटरिंग के बगैर, आपके डॉक्टर की मॉनिटरिंग के बगैर आपको डोज एडजस्ट करनी है, आप सुपरविजन के बगैर कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल आपको गर्ड नहीं है। जिन पेशेंट्स को गर्ड और गैस्ट्राइटिस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा देर भूखा नहीं रह सकते, उनका गर्ड और गैस्ट्राइटिस जब तक कंट्रोल ना हो तो डिस्टर्ब होता है। ये तो ज़ाब्ते हयात होना चाहिए। देखिए जी, जब आप कम से कम 12 से 15 घंटे नहीं खाते हैं, आपकी बॉडी के पास कोई चारा नहीं रहता एक तरह सिवाय इसके कि वो इंसुलिन को 0 पे ड्रॉप कर दे। इंसुलिन जब 0 पे जाती है, फैट चर्बी के सेल्स सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारी बॉडी में बड़े ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं। हमारी आंतों में एक बड़ा ज़बरदस्त पोस्ट बायोटिक पैदा होता है जिसको बीटा ब्यूटारेट कहा जाता है, जो आपका हाफसा भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी भी तेज़ करता है, डाइजेशन भी अच्छी करता है, हमारी गट का गुड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है, हमारी जो जिस्म के सेल्स का नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी जो पावर फैक्ट्री है, उसका नंबर इंक्रीज होना शुरू होता है। अच्छा, सुपर फूड्स की बात की थी, आप मुझे कोई 5 से 6 सुपर फूड्स बता सकती हैं जो हमारे घर में पड़े हों और हम यूज़ नहीं करते? रेड मीट और रेड मीट की चर्बी,
ठीक है। ये जो चर्बी है ये सोना है जिसको आप निकाल के काट के फेंक देते हैं। गोश्त को हमेशा चर्बी के साथ पकाया करें, ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगा और गोश्त में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो जिस्म में जज़ब भी ज़्यादा होंगे। दूसरा, जो आप सोने की जर्दी अंडे की बाहर फेंकते हैं, ठीक है, अंडे को हमेशा जर्दी के साथ खाते हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स और फ़वाइद सर्दी में है। और नहीं, जर्दी से किसी को ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। गोश्त बता दिया जी आपको, जर्दी बता दिया, जितनी भी आपके पास हरी सब्जी हैं सारी की सारी आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स। चौथा जी आपके पास सुपर फूड आ जाता है, मैं इसको सुपर फूड मानती हूँ, बनाना। अच्छा। बनाना हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पैक्ड इन इट एंड यू नो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ गुड एनर्जी पंच। अक्सर आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं जब भाग रहे हों, यू नो स्पोर्ट्स के दौरान जब भाग रहे हो, उनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए हो, तो दे ऑलवेज हैव अ बनाना इन देयर हैंड अदर देन द प्रोटीन शेक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी आपके पास सीड्स होते हैं, दे आर द सुपर फूड। ये आपके हार्मोन्स बैलेंस रखते हैं। लेकिन सीड्स कहाँ ही हमारे घरों में हैं? हमारे घरों में सीड्स होते भी तो नहीं है। हमें कौन से सीड्स अपने घरों में रखने चाहिए लाजमी? एक बड़ा आसान सोल्यूशन इसका मेरे पास है। मैंने ग्राइंडेड नट्स और सीड्स के नाम से मर्दों के लिए ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर मेन और औरतों के लिए ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन लॉन्च किया है, जिसमें मैंने फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, बेसल सीड्स, सारे ही सीड्स ग्राइंड करके डाले हैं, पंपकिन सीड्स। आप चाहें तो वो भी ले। सीड्स का क्या फायदा होता है हमारी लाइफ में? देखिए जी, सीड्स आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। सीड्स आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, यानी वो फैटी एसिड्स जो मैं नहीं बना सकती और मुझे बाहर से लेने हैं। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी आई हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए और जिसमें इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये चाहिए होते हैं। बिकॉज हमारे दिमाग का जो ग्रे मैटर है, जो एरिया हमारे इंटेलिजेंस और एग्जेक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वो आधे का आधा आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना होता है। एंड देन सीड्स, इसमें बड़े पावरफुल किस्म के लिग्निन्स और फाइटोस्ट्रोजेंस होते हैं जो औरतों के हार्मोन्स को अच्छा रखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बस करूंगी और उस पर हम अपना ये बहुत खूबसूरत सेशन एंड करेंगे। आपसे ये लास्ट पे ये पूछना चाहूँगी, डॉक्टर सहर चावला की क्या रूटीन है जिसकी वजह से वो माशाल्लाह बहुत फिट हमारे सामने बैठी हुई हैं? मैं अपनी रूटीन का जो सारा क्रेडिट है ना, वो रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने को देती हूँ। गैर ज़रूरी लोगों से बात नहीं करती, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रखती, काम पे ध्यान रखती हूँ। वाह, वेरी नाइस। और खाने पीने में क्या इस तरह की चीज़ें? मैं गोश्त बहुत खाती हूँ, अंडे बहुत खाती हूँ। मेरा कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें मैं छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त और अंडे ना खाऊं। और मैं अपने ही ग्रीन पाउडर्स की स्मूदीज लेती हूँ। आई होप कि इस पॉडकास्ट से आपने बहुत नई चीज़ें सीखी होंगी और आपको घर में रह के ही बहुत सारे डिफरेंट टोटके भी पता चले होंगे कि आप घरेलू लाइफ में अपने आप को हेल्दी किस तरह रख सकते हैं। इसी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।